अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो कैफ 9 ऑडिट एंड एश्योरेंस हम कवर कर रहे थे। अभी तक हम कोई प्रीवियस 20 लेक्चर्स में चैप्टर 1 to 3 कवर कर चुके हैं। वेरी प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 4 बड़ा ही इम्पोर्टेंट इनफैक्ट जान है इस पेपर की ये चैप्टर, वो हमने स्टार्ट किया चैप्टर 4 ऑडिट प्लानिंग के नाम से। ऑडिट प्लानिंग इसमें हमने बात की थी कि पर ISA 300 एक ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिट की प्लानिंग करनी है। मीन ऑडिट वर्क स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, प्लानिंग करनी है। प्लानिंग करनी है मीन ऑडिट स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करनी है, ऑडिट प्लान डिफाइन करना है। स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करने का मतलब था टू हाईलाइट रिस्की एरियाज एंड डायरेक्ट द वर्क ऑफ ऑडिटिंग, व्हाइल ऑडिट प्लान का मतलब था डिटेल प्रोसीजर प्लान अबाउट हाउ टू कंडक्ट द ऑडिट। स्ट्रैटेजी में हमने देख लिया कैसे हमें रिस्की एरियाज हाईलाइट करने हैं थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, थ्रू एनालिटिकल प्रोसीजर, थ्रू रिस्क असेसमेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रेमवर्क। प्लान में हमने देख लिया कि प्लान क्या है, ऑडिट प्रोग्राम जिसके अंदर हम क्या करेंगे, क्रिटिकल एरियाज आइडेंटिफाई करेंगे, प्रीलिमिनरी मटीरियलिटी लेवल डिफाइन करेंगे, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिफाइन करेंगे, और सारा प्लान हम क्या करेंगे, ब्रीफ करेंगे किसको, ऑडिट स्टाफ मीन ऑडिट टीम को। फिर हमने उसमें से अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड एनवायरनमेंट की डिटेल कवर कर ली, क्या मतलब था उसका, 5 पॉइंट हमने कवर कर लिए। आगे हमने इसी एरिया को और डिटेल में देखना है। हमने ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान को डिफरेंशिएट भी किया था। स्ट्रैटेजी का मतलब था टू हाईलाइट रिस्की एरियाज एंड डायरेक्ट द वर्क ऑफ ऑडिट टीम। प्लान का मतलब था डिटेल प्रोसीजर प्लान अबाउट हाउ टू कंडक्ट द ऑडिट। स्ट्रैटेजी प्लान से पहले प्रिपेयर होती है, प्लान आफ्टर स्ट्रैटेजी डिफाइन होता है। स्ट्रैटेजी की निस्बत प्लान मोर डिटेल है, क्यों, स्ट्रैटेजी में सिर्फ रिस्की एरियाज हैं जबकि प्लान में साथ ऑडिट अप्रोच भी बताई गई है। फिर एक डिफरेंस और हमने डिफाइन किया, स्ट्रैटेजी का मतलब क्या था, स्ट्रैटेजी डिफाइन करती है क्या, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। मीन ऑडिट का स्कोप, ऑडिट का स्कोप मीन हमने किन एरियाज को चेक करना है ड्यूरिंग ऑडिट। टाइमिंग मीन हमने कब वर्क स्टार्ट करना है, कब कंप्लीट करना है, मीन हमारी रिपोर्टिंग डेट क्या होगी। और साथ डायरेक्शन, डायरेक्शन मीन हमारी ऑडिट अप्रोच क्या होगी, कि हमने कैसे जो है वो ऑडिट करना है, कैसे रिस्की एरियाज हाईलाइट करने हैं, क्या हमने ऑडिट अप्रोच जो है वो डिज़ाइन करनी है। कि प्लान क्या डिफाइन करता है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट, नहीं ऑडिट प्रोसीजर्स। तो ये हमने पिछले लेक्चर में कवर किया। अब उसी को ही थोड़ा और आगे लेके चलते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में से कुछ चीज़ें जो लर्न करने वाली हैं रटा बेस, वो क्या क्या हो सकती हैं। तो उसमें हमारे पास एक टॉपिक है प्लानिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, मीन ऑडिट प्लानिंग क्यों करनी है। इनको हम प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, इसी को हम प्लानिंग की इंपॉर्टेंस भी कह सकते हैं, या इसी को हम पर्पस ऑफ ऑडिट प्लानिंग भी कह सकते हैं। इन प्लानिंग के बेनिफिट क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, या पर्पस ऑफ ऑडिट प्लानिंग क्या है। और हमने कुछ चीज़ें ऑलरेडी जो है वो प्रीवियस लेक्चर में बताई थी कि प्लानिंग का मतलब क्या है, रिस्की एरियाज हाईलाइट करना, प्लानिंग से हमें अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एनवायरनमेंट मिलेगी, प्लानिंग से हमें ऑडिट को विद इन टाइम विद इन कॉस्ट कंप्लीट करने में हेल्प मिलेगी। तो प्लानिंग से ही हमें क्या पता चलेगा कि हमें ऑडिट में किस एरिया पर कितनी जो है वो अटेंशन देनी है। प्लानिंग से हमें पता चलेगा कि हमें ड्यूरिंग ऑडिट किस एरिया पर कितनी अटेंशन देनी है। प्लानिंग से क्या होगा, हमें पोटेंशियल प्रॉब्लम या रिस्क जो है वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगी। मीन हमें पता चलेगा कि रिस्की एरियाज क्या क्या हैं। प्लानिंग से हमें पता चलेगा कि हमने एक दूसरे के वर्क को कंट्रोल कैसे करना है। मीन किस बंदे को क्या काम दिया गया है, वो काम किसने आगे सुपरवाइज करना है। मीन ऑडिट को कौन सुपरवाइज करेगा, कौन सीनियर जूनियर होंगे, किसको क्या वर्क असाइन किया जाएगा। ऑब्वियसली सीनियर जूनियर को कोई वर्क असाइन किया गया है तो उसे कौन सुपरवाइज कंट्रोल करेगा, मैनेजर करेगा, सुपरवाइजर करेगा। हाँ, पूरी टीम का वर्क जो है वो कौन कंट्रोल सुपरवाइज रिव्यू करेगा, बिफोर साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट एंगेजमेंट पार्टनर करेगा। तो इससे क्या होगा, इससे फैसिलिटेट होगा रिव्यू एंड कंट्रोल ऑफ द ऑडिट। और क्या होगा, इसी से हमें पता चलेगा कि हमें जो है वो स्टाफ किस स्किल्स का, किस नॉलेज का, किस ट्रेनिंग प्रोफिशिएंसी का चाहिए। इससे हमें स्टाफ को वर्क असाइन करने में हेल्प मिलेगी अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, नॉलेज या प्रोफिशिएंसी। प्लानिंग से हमें क्या होगा, एक दूसरे के काम को कोऑर्डिनेट करने में भी हेल्प मिलेगी। मीन अदर के वर्क को कोऑर्डिनेट करना है। अदर कौन हो सकता है, लाइक कोई इंटरनल ऑडिटर हो सकता है जिसकी हमें ड्यूरिंग ऑडिट जरूरत पड़ सकती है कुछ काम उसे करवाने के लिए, या हमें हो सकता है ड्यूरिंग ऑडिट किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, लाइक कोई एसेट इस तरह का है जिसको हम खुद से वेरीफाई नहीं कर सकते। मीन कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए उसकी वैल्यू से रिलेटेड, लाइक ज्वेलरी है,
तो हमें ये भी पता चलेगा प्लानिंग से कि हमें अदर की ज़रूरत ड्यूरिंग ऑडिट है या नहीं, लाइक इंटरनल ऑडिटर की या एक्सपर्ट की, और कब ज़रूरत है तो वो भी हमें प्लानिंग से पता चलेगा। कि इन्वेंट्री है क्या, उसमें क्या किस नेचर की इन्वेंट्री है, तो हमें किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है या नहीं है। प्लानिंग से हमें क्या होगा, क्लाइंट के बिजनेस का नॉलेज मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग भी मिलेगी। और प्लानिंग से हमें क्या है, ऑडिट को विद इन कॉस्ट विद इन टाइम कंप्लीट करने में हेल्प मिलेगी। मीन ऑडिट को एफिशिएंटली इफेक्टिवली कंप्लीट करने में हेल्प मिलेगी। क्यों, अगर प्लानिंग नहीं है तो शायद हम ऑडिट में कहीं फंस जाएंगे। क्यों, रिस्की एरियाज अगर हाईलाइट नहीं किए, उनकी अप्रोच हमने डिफाइन नहीं की, तो टीम को नहीं पता चलेगा किस एरिया को कैसे चेक करना है। तो हो सकता है अननेसेसरी वर्क परफॉर्म करेंगे किसी लो रिस्की एरिया पे, तो हाई रिस्की के लिए शायद टाइम नहीं बचेगा, और टाइम नहीं बचा तो उससे हमारा ऑडिट डिले भी हो सकता है। तो ये कोई हमें 5-6 जो है वो पर्पसेस, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस या बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग लिखने आने चाहिए। इससे हमें डिफरेंट एरिया पे कितनी अटेंशन देनी है वो पता चलेगी। इससे हमें रिस्की एरियाज हाईलाइट करने में हेल्प मिलेगी। इससे ऑडिट वर्क को रिव्यू कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। इससे हमें स्टाफ को ब्रीफ करने में हेल्प मिलेगी अकॉर्डिंग टू स्किल, नॉलेज, ट्रेनिंग। इससे हमें दूसरों का वर्क कोऑर्डिनेट करने में, लाइक इंटरनल ऑडिटर है, एक्सपर्ट है, हेल्प मिलेगी। इससे हमें अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज मिलेगा क्लाइंट के बिजनेस का, और ऑडिट को विद इन टाइम विद इन कॉस्ट कंप्लीट करने में हेल्प मिलेगी। हम बाकी इसके नीचे देखें तो वही ऑडिट स्ट्रैटेजी के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, प्लान के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, जो ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके। इसके नीचे कुछ प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ दी गई हैं। प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ क्या है, वही जो हम ऑलरेडी चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं, प्रोसीजर बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट। लाइक हमने अपनी क्वालिफिकेशन देखनी है, एथिक का रिक्वायरमेंट देखना, मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्लाइंट की मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी देखनी है, हमने देखना है कोई स्कोप लिमिटेशन तो नहीं है, हमने फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ क्लाइंट देखना है, और हमें क्लाइंट की स्क्रीनिंग लेनी है, मीन डिटेल नॉलेज लेना है। अब प्लानिंग जो है वो कहता है जी एक हाई रिस्की एरिया है। हाई रिस्की नहीं, बल्कि आप कह लें कि हाई लेवल एक्टिविटी है। प्लानिंग क्या है, एक हाई लेवल एक्टिविटी है। हाई लेवल एक्टिविटी है मीन आपका होल ऑडिट इसी पे बेस कर रहा है। प्लानिंग अच्छी होगी तो अल्टीमेटली आपका ऑडिट भी अच्छा होगा। प्लानिंग में इशू है तो आपकी ऑडिट में इशू आ सकते हैं। तो इसलिए प्लानिंग किसको करनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए किसको, की ऑडिट पर्सोनल को। की ऑडिट पर्सोनल कौन है, इंगेजमेंट पार्टनर और ऑडिट मैनेजर। मीन सीनियर जूनियर के लेवल का ये काम नहीं है। हाँ, आपने उनको इन्वॉल्व करना है वर्क डायरेक्ट करने के लिए, लेकिन मेनली रिस्की एरियाज हाईलाइट करने हैं, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिफाइन करनी है। तो किसने डिफाइन करनी है, की ऑडिट पर्सोनल मीन इंगेजमेंट पार्टनर और ऑडिट मैनेजर ने। और प्लानिंग में जो काम भी करोगे आप क्या करोगे, उसे डॉक्यूमेंट भी करोगे कि क्या आपने स्ट्रैटेजी प्रिपेयर की है, क्या आपने प्लान प्रिपेयर किया है, उसमें अगर कोई चेंज किया एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी होगी। अब थोड़ा ऑडिट स्ट्रैटेजी की डिटेल में चलते हैं। ऑडिट स्ट्रैटेजी को हमने क्या कहा कि ऑडिट स्ट्रैटेजी जो है वो डिफाइन करती है स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। तो ये स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन का मतलब क्या है वो हम थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एग्जामिनर स्ट्रेट फॉरवर्ड डिटेल भी पूछ सकता है 2, 4, 5 नंबर के लिए, स्कोप को एक्सप्लेन करें, टाइमिंग को एक्सप्लेन करें, या फिर डायरेक्शन को एक्सप्लेन करें। तो स्कोप का मतलब क्या था कि हमें देखना है कि हमें किन एरियाज को जो है वो ड्यूरिंग ऑडिट टेस्ट करना है। मीन क्या चीज़ें हैं, हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या है जिसके ऊपर हम काम करने जा रहे हैं। टाइमिंग का मतलब क्या था कि हमें देखना है हमारी रिपोर्टिंग डेडलाइन क्या है, कब हम वर्क स्टार्ट करेंगे, कब हम कंप्लीट करेंगे, कब रिपोर्ट देंगे। और डायरेक्शन का मतलब क्या है कि हमारा ऑडिट वर्क क्या होगा जो हमने करना है। मीन प्लानिंग हमने करनी है, मटीरियलिटी लेवल सेट करने हैं, प्रोसीजर हमने कौन से परफॉर्म करने हैं, मीन हमारी ऑडिट अप्रोच क्या होगी। सो स्कोप का मतलब क्या है कि हमने किन एरियाज को टेस्ट करना है, मीन सब्जेक्ट मैटर क्या है, मीन हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है जो हमने जिसके अकॉर्डिंगली जो है वो चेकिंग करनी है। इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट क्या है, रिपोर्टिंग जो हमने देखनी है। ऑडिट हमने कवर करना है तो किन किन एरिया को कवर करना है, उसमें हमने बिजनेस के कौन कौन से सेगमेंट हमने जो है वो देखने हैं, आइदर ग्रुप कंपनी है या सिंगल कंपनी है। इंटरनल ऑडिट वर्क हमें अवेलेबल होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो उसे भी हमने कैसे देखना है। हमें देखना है कि अगर क्लाइंट का सिस्टम आईटी बेस्ड है तो इसका हमारे ऑडिट प्रोसीजर के ऊपर या ऑडिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। जो अगर क्लाइंट का सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है, आईटी बेस्ड है, तो अल्टीमेटली जो कंट्रोल्स हैं, पॉलिसी प्रोसीजर है, वो सिस्टम के अंदर होंगे, और उसके लिए हमें शायद कंप्यूटराइज्ड ऑडिट करना पड़ेगा। कंप्यूटराइज्ड ऑडिट क्या है, हम जाके आगे चल के कोई चैप्टर 9, 10 उसके ऊपर पढ़ेंगे, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे सिलेबस का, जहाँ से एवरी पेपर एग्जामिनर कोई 10, 12, 15 नंबर का पेपर टेस्ट भी कर रहे हैं। लेकिन आईटी ऑडिट कैसे करना है बाद में देखेंगे, अभी हम क्या देख रहे हैं, मैनुअल ऑडिट कैसे करना है।
सो स्कोप में हमने क्या देखना है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट क्या है, ऑडिट कवरेज क्या हमें करनी है, बिजनेस सेगमेंट्स हमने कौन कौन से देखने हैं, इंटरनल ऑडिट वर्क की अवेलेबिलिटी को देखना है, और हमने देखना है कि आईटी की वजह से हमारे प्रोसीजर पे क्या इफेक्ट आता है। साथ हमें देखना है कि क्लाइंट के कौन कौन से पर्सनल या डाटा है जिनकी हमें चेकिंग करनी है, आइदर कि हमें रिकॉर्ड अवेलेबल हैं या नहीं है, कौन से रिकॉर्ड हैं जो हमें देखने हैं, कंप्यूटराइज्ड हैं, मैनुअल हैं, लोग अवेलेबल हैं या नहीं, जहाँ से हमने कोई इंक्वायरी करनी है ड्यूरिंग ऑडिट। ये सारा पार्ट किसका है, स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है। टाइमिंग का मतलब क्या है कि हमारा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव कब मीट होगा, मीन हमने कम्युनिकेशन करनी है, लाइक ऑडिट रिपोर्ट हमने देनी है तो कब देनी है, या हमने कंपनी के मैनेजमेंट को कोई ड्यूरिंग ऑडिट कम्युनिकेशन करनी है तो वो अब हमने कब कब करनी है, कैसे करनी है। मीन हम रिपोर्टिंग टाइम टेबल अपना जो है वो स्टैब्लिश करेंगे, मीन ऑडिट रिपोर्ट कब देनी है, मैनेजमेंट के साथ हमने मीटिंग्स कब कब करनी है, 2 चार्ट विद गवर्नेंस के साथ, लाइक प्लानिंग करने से पहले हमने एक मीटिंग करनी है, ड्यूरिंग भी हमने करना होती है, ईयर एंड पे भी करना होती है, कोई इश्यूज हमें मिल गए ऑडिट के दौरान तो रिपोर्ट साइन करने से पहले वो भी हमने मैनेजमेंट से डिस्कस करना होते हैं ताकि उसे रेक्टिफाई कर लें। डिस्कशन विद मैनेजमेंट है, 2 चार्ट विद गवर्नेंस, हमने मैटर अगर कोई मिलते हैं तो वो कैसे करने हैं, या हमने कोई थर्ड पार्टी कम्युनिकेशन करनी है तो वो कैसे करनी है, कब करनी है। थर्ड पार्टी कम्युनिकेशन लाइक हमने कंपनी के रिसीवेबल्स डेटर्स जो हैं वो कंफर्म करने हैं तो उसके लिए हम डेटर से पूछते हैं क्या वाकई कंपनी को आपने इतने पैसे देने हैं, तो अल्टीमेटली वो कब करनी है, ईयर एंड के बाद ही करनी है। क्यों, बैलेंस शीट डेट पे जो अमाउंट लिखी हुई है उसकी कंफर्मेशन हम ईयर एंड के बाद ही करेंगे। कंपनी के अगेंस्ट कोई केस चल रहा है, उसका कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट लाइक प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटी है तो वो लॉयर से हमने कम्युनिकेशन करनी है, कब करनी है वो भी हमें देखना है। कंपनी ने कोई लोन लिया हुआ है, लीज ली हुई है, कोई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली हुई है तो हमने बैंक से कम्युनिकेशन करनी है, वो कब करनी है तो वो भी हम देखेंगे टाइमिंग। तो टाइमिंग में हमने क्या देखना है, रिपोर्टिंग टाइम टेबल है, मीटिंग विद मैनेजमेंट 2 चार्ट विद गवर्नेंस है, डिस्कशन विद मैनेजमेंट है 2 चार्ट विद गवर्नेंस है, और थर्ड पार्टी कम्युनिकेशन है। डायरेक्शन का मतलब क्या है कि हमारा ऑडिट वर्क क्या होगा जब हमें परफॉर्म करना है, तो उसमें मटीरियलिटी लेवल हमने सेट करने हैं, तो किस लेवल पे सेट करने हैं, इधर हमने 5% ऑफ प्रॉफिट रखना है मटीरियल या 10% ऑफ प्रॉफिट रखना है, डिपेंड करता है रिस्की एरिया की नेचर पे। अगर क्लाइंट हाई रिस्की है तो 5% ऑफ प्रॉफिट पे चलेंगे, लो रिस्की है तो 10% ऑफ प्रॉफिट पे भी हम मटीरियलिटी सेट कर सकते हैं। एरियाज आइडेंटिफाइड विद हायर रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट, मीन कौन से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे रिस्क का चांस हाई है, मीन किन एरियाज को हमने ज्यादा डिटेल में चेक करना है। डायरेक्शन प्रीवियस ऑडिट से भी हम देखेंगे कि क्या क्या हमें मसले नजर आए जिसके अकॉर्डिंगली अब की हमें डायरेक्शन जो है वो अपनी सेट करने में हेल्प मिलेगी। साथ हमें देखना है हमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अपना मेंटेन रखना है, तो किस हद तक मेंटेन रखना है, ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम कितना है जिनको हमने चेक करना है। साथ हमने देखना है अगर कोई रिसेंट डेवलपमेंट्स आ रही हैं बिजनेस में, इंडस्ट्री में, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में या कोई अदर्स, तो उसका हमारे ऑडिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मीन उसकी वजह से हमें क्या नए प्रोसीजर्स परफॉर्म करना पड़ेंगे न्यू डेवलपमेंट के अगेंस्ट, तो वो भी क्या है हमारी डायरेक्शन का पार्ट। सो स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। हाँ, एक चौथी चीज भी है रिसोर्सेज, कि हमने ऑडिट पे रिसोर्सेज क्या क्या डिप्लॉय करने हैं, मीन एंगेजमेंट टीम हमारी कौन होगी, किस बंदे को, टीम मेंबर को हमने क्या क्या वर्क असाइन करना है, तो ये रिसोर्सेज भी प्लानिंग का पार्ट है। स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन एंड रिसोर्सेज। स्कोप में क्या चीजें हमने देखनी है कि हमने किन चीजों को वेरीफाई करना है, किन चीजों की हमने चेकिंग करनी है, मीन सब्जेक्ट मैटर हमारा क्या होगा, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है, ऑडिट कवरेज है, नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट्स है, इंटरनल ऑडिट वर्क है, आईटी का प्रोसीजर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, या क्लाइंट डाटा कौन सा है। टाइमिंग, कब हमने रिपोर्टिंग देनी है, ऑडिट रिपोर्ट कब देनी है, कब मीटिंग करनी है, कब डिस्कशन करनी है मैनेजमेंट के साथ, और थर्ड पार्टी कम्युनिकेशन कब करनी है। डायरेक्शन मीन ऑडिट कैसे करना है, ऑडिट कैसे हमने परफॉर्म करना है, मटीरियलिटी लेवल कैसे सेट करने हैं, रिस्की एरियाज कौन कौन से हैं, प्रीवियस ईयर ऑडिट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को कितना मेंटेन करना है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन कितनी है जो हमने टेस्ट करनी है, सैंपल बेसिस पे जाना है तो कितनी हमने ट्रांजैक्शन टेस्ट करनी है, 50%, 20%, और साथ रिसेंट डेवलपमेंट्स बिजनेस में, इंडस्ट्री में, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में, उसका हमारे ऑडिट अप्रोच के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और साथ चौथी चीज़ क्या है, हमने रिसोर्सेज देखने हैं, लाइक ऑडिट टीम कौन होगी और किस बंदे को क्या वर्क असाइन किया जाएगा। एग्जामिनर स्ट्रेट फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हैं स्कोप का मतलब क्या है, टाइमिंग में क्या चीज़ें चेक करनी है, डायरेक्शन में क्या एरियाज आते हैं, या रिसोर्सेज आपने कैसे देखने हैं, तो थोड़ा सा हमें ये भी रटा लगाना है।
सो क्या किया हमने, प्लानिंग के पर्पसेस पढ़ लिए कि इससे हमें डिफरेंट एरिया पे कितना डायरेक्शन देनी है, कितना वर्क परफॉर्म करना है, वो सेट करने में हेल्प मिलेगी। रिस्क की एरियाज हाईलाइट करने में हेल्प मिलेगी, ऑडिट को रिव्यू कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी, स्टाफ को ब्रीफ करना है अकॉर्डिंग टू स्किल नॉलेज ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेट करना है वर्क ऑफ अदर्स लाइक इंटरनल ऑडिटर एक्सपर्ट, नॉलेज ऑफ बिजनेस हमने लेना है, या फिर ऑडिट को विद इन टाइम विद इन कॉस्ट कंप्लीट करने में हेल्प देगी। यहाँ पे नीचे जाए तो हमें कुछ थोड़े से सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी के पर्पसेस भी मिलेंगे कि ऑडिट स्ट्रैटेजी हमें क्यों करनी है, मीन ऑडिट स्ट्रैटेजी का फायदा क्या है, स्ट्रैटेजी बनाने का, प्रिपेयर करने का फायदा क्या है। तो स्ट्रैटेजी बनाने का फायदा क्या है कि इससे हमें जो है वो डिफरेंट एरियाज पे क्या रिसोर्सेज डिप्लॉय करने हैं, असाइन करने हैं, वो हमें हेल्प मिलेगी। मीन हाई रिस्की एरियाज ज़्यादा है तो हमें मोर एक्सपीरियंस, मोर कॉम्पिटेंट स्टाफ के साथ जाना है, लो रिस्की एरियाज हैं तो लेस एक्सपीरियंस स्टाफ के साथ भी जाया जा सकता है। इससे हमें पता चलेगा किस एरिया पे हमने कितने रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं, लाइक हमने कहाँ पे कौन सा स्टाफ मेंबर लगाना है, किस स्किल्स का लगाना है। लाइक अगर क्लाइंट का सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है तो हमने आईटी का नॉलेज रखने वाले ऑडिटर लगाने हैं, मैनुअल है तो मैनुअल ऑडिटर लगाने हैं। इससे हमें टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ दीज रिसोर्सेज पता चलेगा किस एरिया के ऊपर हमने कितना टाइम लगाना है, ये किस एरिया को हमने कब चेक करना है, कौन से एरियाज ऐसे हैं जो हमने ईयर एंड से पहले मीन ड्यूरिंग इंटरम ऑडिट चेक करने हैं, और कौन से एरियाज ऐसे हैं जो हमने ईयर एंड के बाद चेक करने हैं। नॉर्मली इनकम स्टेटमेंट आइटम को हम इंटरम ऑडिट में चेक करते हैं, बैलेंस शीट आइटम को बैलेंस शीट बनने के बाद मीन ईयर एंड के बाद चेक किया जाता है। तो प्लानिंग का पर्पस क्या है कि इससे रिसोर्सेज की डिप्लॉयमेंट ऑफ स्पेसिफिक एरिया में पता चलेगा, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू एलोकेट ऑन डिफरेंट एरियाज पता चलेगा, इससे डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज की टाइमिंग का हमें पता चलेगा, एंड हाउ दीज रिसोर्सेज आर मैनेज डायरेक्टेड एंड सुपरवाइज्ड, और हमने ऑडिट स्टाफ को कैसे मैनेज डायरेक्ट सुपरवाइज करना है, ये भी हमें इसी से पता चलेगा, किसे, ऑडिट स्ट्रैटेजी से। तो एग्जामिनर स्ट्रेट फॉरवर्ड ये भी 3-4 नंबर के लिए पूछ सकते हैं कि बेनिफिट ऑफ स्ट्रैटेजी क्या है, या वाई ऑडिटर प्रिपेयर ऑडिट स्ट्रैटेजी, और स्ट्रैटेजी प्रिपेयर क्यों की जाती है। तो ये 4 चीजें। ऑडिट प्लान हमने देखा कि क्या है, डिटेल प्रोसीजर प्लान अबाउट हाउ टू कंडक्ट द ऑडिट। ऑडिट प्लान प्रिपेयर करने का मतलब क्या है, 3 की क्वेश्चंस का आंसर देना। 3 W's मीन हु विल परफॉर्म द ऑडिट वर्क, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में कौन क्या काम करेगा, व्हेन विल द वर्क बी डन, टाइमिंग सेट करने में हमें हेल्प मिलेगी, एंड व्हाट वर्क इज टू बी डन, और क्या वर्क हमने जो है वो डिफाइन करना है, मीन स्कोप क्या होगा हमारी, नेचर क्या होगी ऑडिट की, हु, व्हेन एंड व्हाट वर्क। तो ऑडिट प्लान में क्या है, प्रोसीजर्स जो हैं वो हम सेट करते हैं, किस लिए, रिस्की एरियाज हाईलाइट करने के लिए भी, और इसी में हम प्रोसीजर जो है वो सेट करते हैं किस लिए, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने के लिए भी। ऑब्वियसली जो रिस्की एरियाज हमने हाईलाइट किए वो कैसे हाईलाइट करने हैं, वो उसके लिए भी कुछ प्रोसीजर्स हैं। आया हमने स्टाफ से कुछ क्वेश्चनिंग करनी है, मीन इंक्वायरी है, हमने कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट्स या पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखनी है, करंट के साथ कंपेयर करनी है, तो इंस्पेक्शन है। तो ये क्या है, प्रोसीजर टू असेस ऑडिट रिस्क, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ऑडिट रिस्क में रिस्की एरिया हाईलाइट करने के लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। और साथ में मेन काम है हमारा, हमने ओपिनियन देनी है, तो एविडेंस की बेस पर एविडेंस लेने के लिए हमने प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। तो प्रोसीजर क्या परफॉर्म करने हैं एविडेंस से लेने के लिए, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ प्रोसीजर हमने क्या परफॉर्म करनी है। यह रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल, मीन ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा हम काम करेंगे उससे हमारा ऑडिट रिस्क जो है वो रिड्यूस होगा। और ये प्रोसीजर हम जो है वो सेट करते हैं किस में, एक सीरीज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, मीन ऑडिट प्लान क्या है, ऑडिट प्रोग्राम की फॉर्म में, मीन नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। सो स्ट्रैटेजी क्या है, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। स्कोप का मतलब क्या है, टाइमिंग का मतलब क्या है, डायरेक्शन का मतलब क्या है, और रिसोर्सेज क्या हमें इसमें डिफाइन करने हैं। स्ट्रैटेजी का पर्पस क्या है, 4 पॉइंट हमने कवर कर लिए कि इससे डिफरेंट एरिया पे रिसोर्सेज की डिप्लॉयमेंट में हमें हेल्प मिलती है, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज डिप्लॉय ऑन ईच एरिया हमें हेल्प मिलती है, टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज हेल्प मिलती है, और रिसोर्सेज को मैनेज डायरेक्ट कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। और प्लान का पर्पस क्या है, 3 W's डिफाइन करना, हु विल परफॉर्म द वर्क, स्टाफिंग, व्हेन द वर्क विल बी डन, टाइमिंग, एंड व्हाट वर्क विल बी डन, स्कोप, डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। और क्या है प्लान के अंदर, प्रोसीजर है टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, और 7 प्रोसीजर हैं टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अब कहते हैं ऑडिट प्लानिंग में हम जो भी करेंगे उसे हमने डॉक्यूमेंट भी करना है, क्या डॉक्यूमेंट करना है,
ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी हमने डॉक्यूमेंट करनी है, मीन वर्किंग पेपर में लिखनी है, क्या क्या हमने रिस्की एरियाज कैसे कैसे हाईलाइट किए, सब कुछ हमने क्या करना है, लिखना है, नोट डाउन करना है। ऑडिट प्लान हमने क्या प्रिपेयर किया, क्या मटीरियलिटी लेवल सेट किए, क्या नेचर टाइमिंग सेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिफाइन की, किसको क्या क्या वर्क हमने ब्रीफ किया, ऑडिट टीम में कौन कौन लोग हैं, वो सब कुछ भी हमने क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना है। और अगर हमने ड्यूरिंग ऑडिट जो है वो ऑडिट प्लान में स्ट्रैटेजी में कोई चेंज की है तो वो भी हमने डॉक्यूमेंट करना है कि हमने क्यों वो चेंज की थी। सो यहाँ तक हमने क्या किया, ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान को थोड़ा सा डिटेल में कवर करने की कोशिश की। स्ट्रैटेजी में क्या है, प्लान में क्या है, स्ट्रैटेजी का पर्पस क्या है, प्लान का पर्पस क्या है और क्या डॉक्यूमेंट करना है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक छोटा सा हमें टॉपिक मिलेगा, additional consideration in initial audit engagement। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब क्या है कि अगर हम किसी कंपनी का पहली दफ़ा ऑडिट करने जा रहे हैं, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में पहली दफ़ा ऑडिट करने जा रहे हैं, तो इसके में हमने कुछ इनिशियल प्लानिंग कंसीडरेशन भी करनी है। वो इनिशियल क्या हो सकती हैं, एडिशनल कंसीडरेशन मीन जो रूटीन प्लानिंग है उसके साथ हमने ये कोई 3-4 चीज़ें एडिशनल भी चेक करनी है। कब, जब हम किसी कंपनी का पहली दफ़ा ऑडिट करने जा रहे हैं। इसलिए ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान हमने करना है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, रिस्क असेसमेंट करनी है, मटीरियलिटी लेवल, नेचर टाइमिंग ऑडिट प्रोसीजर, साथ हमने कुछ एडिशनल कंसीडरेशन मीन एडिशनल चीज़ें देखनी है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट के लिए। पास में एग्जामिनर 1-2 दफ़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड टेस्ट कर चुके हैं। क्या करना हमने इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में, हमने प्रीडिसेसर ऑडिटर मीन जो ऑडिटर जिसे हम रिप्लेस कर रहे हैं उसके साथ हमने एक मीटिंग अरेंज करनी है, लाइक उसके वर्किंग पेपर को रिव्यू करना है। अगर वो अलाउ कर दे कि क्या क्या रिस्की एरियाज उसने लास्ट टाइम हाईलाइट किए थे, अल्टीमेटली करंट ईयर में भी वही रिस्की एरियाज होंगे, तो क्या करना है, प्रीडिसेसर ऑडिटर के साथ हमें अरेंजमेंट करनी है, कोई डिस्कशन करनी है। हाँ, प्रोफेशनल क्लियरेंस तो हमने लेनी है, लेकिन अगर उसके वर्किंग पेपर मिल जाए या उसे रिस्की एरियाज जो उसने हाईलाइट किए हैं उसके नॉलेज मिल जाए तो हमें ये भी करना है। साथ हमने क्या करना है, मैनेजमेंट के साथ भी डिस्कस करने हैं मेजर इश्यूज जो ड्यूरिंग द ईयर जो है अराइज हुए हैं, क्यों, वहाँ से भी हमें पता चलेगा कहाँ कहाँ पे रिस्क हो सकता है, कहाँ कहाँ पे मिसस्टेटमेंट का चांस हो सकता है। साथ ऑब्वियसली हम पहली दफ़ा ऑडिट करने जा रहे हैं तो हमें क्या करना है, जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं कंपनी के प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग, उनके बारे में भी थोड़े से एविडेंस लेने हैं कि वो भी अप्रोप्रिएट हैं या नहीं है। हाँ, अगर हम पिछले साल ऑडिट हमने किया था तो फिर ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस ऑडिटर से हमें वर्किंग पेपर देखने की जरूरत नहीं है, अपनी वर्किंग पेपर से देखेंगे क्या क्या लास्ट ईयर में रिस्की एरियाज थे। मैनेजमेंट से कम्युनिकेशन प्रीवियस ईयर मैटर की करने की जरूरत नहीं है, क्यों, हमने ऑलरेडी प्रीवियस ऑडिट किया तो हमें पता है क्या पिछले साल में मसले थे। सो क्या करना है, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में एडिशनल प्लानिंग कंसीडरेशन क्या है, अरेंजमेंट विद द प्रीडिसेसर ऑडिटर लाइक रिव्यू ऑफ हिज वर्किंग पेपर, एनी डिस्कशन विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग मेजर इश्यूज, साथ एप्रोप्रिएट एविडेंस, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन करने हैं रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंसेस। साथ हमने क्या करना है, अपनी जो ऑडिट प्लानिंग है उसका हमने क्या करना है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू भी परफॉर्म करवाना है, किससे, अपनी फर्म के अंदर से किसी एक इंडिपेंडेंट पार्टनर से। क्यों, हो सकता है कुछ चीज़ें हम जो है वो हाईलाइट करना भूल गए, तो वो इंडिपेंडेंट पार्टनर का रिव्यू जो है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, वो हमें हेल्प दे सकता है प्लानिंग को और ज़्यादा अच्छा बनाने में। तो क्या करना है, हमने रिक्वायर्ड करनी है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू ऑफ आर ऑडिट प्लानिंग फ्रॉम इंडिपेंडेंट पार्टनर ऑफ आर फर्म। तो कुछ 4 प्रोसीजर्स को हमें रटा लगाना है या कंसीडरेशन है, एडिशनल कंसीडरेशन, एडिशनल प्लानिंग कंसीडरेशन for initial audit engagement, arrangement with a predecessor auditor like a review of his working paper, discussion of any major issues with the management, obtaining sufficient appropriate audit evidence regarding opening balances, and arrangement of quality control review of our audit planning by independent partner of our firm. So क्या कर लिया हमने, ऑडिट प्लानिंग का पर्पस हमने कवर कर लिया, बेनिफिट्स क्या है, ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान, जो दो मेन प्लानिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको हमने डिफरेंशिएट कर लिया, प्लानिंग के अंदर क्या चीज़ें हैं, प्लान के अंदर क्या चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस कर ली। इसके अलावा हमने देख लिया ऑडिट प्लानिंग में इन्वॉल्व कौन होगा, ऑडिट स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है, डिफाइन करना स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। तो स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन का मतलब क्या है वो हमने डिस्क्राइब कर लिया।
ऑडिट स्ट्रैटेजी के हमने बेनिफिट पर्पस पढ़ लिए 4। ऑडिट प्लान का मतलब क्या है, इसके 3 पर्पसेस क्या है, 3 W's डिफाइन करना, डॉक्यूमेंट करना है ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान, और उसमें अगर कोई चेंज आई है तो, और साथ हमने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लिया कि एडिशनल कंसीडरेशन, एडिशनल प्लानिंग कंसीडरेशन क्या है फॉर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में। पहली दफा अगर ऑडिट करने जा रहे हैं तो प्लानिंग में हमने और क्या चीजें एक्स्ट्रा 4 चेक करनी है। एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करते हैं। हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था एक टॉपिक, इंटरम ऑडिट एंड फाइनल ऑडिट। इंटरम ऑडिट एंड फाइनल ऑडिट। इंटरम ऑडिट क्या था, ऑडिट वर्क परफॉर्म बिफोर ईयर एंड हैज फिनिश्ड। मीन ऑडिटर क्या करता है, ईयर एंड से पहले भी कुछ काम करता है, तो वो जो ईयर एंड से पहले काम किया जा रहा है उसे क्या नाम दिया जा रहा है, इंटरम ऑडिट का। मीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने से पहले जो काम किया जा रहा है वो क्या है, इंटरम ऑडिट। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बन जाती है तो उसके बाद भी हम काम करते हैं तो उसे क्या नाम दिया जाएगा, फाइनल ऑडिट का। मीन ऑडिट वर्क को स्प्लिट किया जाता है इनटू 2 एरियाज, इंटरम ऑडिट एंड फाइनल ऑडिट। क्यों स्प्लिट किया जाता है, इसके कुछ फायदे हैं स्प्लिट करने के। क्या फायदे हैं कि इससे हमें अपने रिसोर्सेज की प्लानिंग जो है वो मोर फ्लेक्सिबली करने में हेल्प मिलेगी। मीन फ्लेक्सिबिलिटी हमें ऑडिट में मिल जाएगी। क्यों, कुछ एरियाज हम ईयर एंड से पहले चेक कर लेंगे और कुछ एरियाज ईयर एंड के बाद चेक करेंगे। क्योंकि अगर सारे एरियाज ही हम ईयर एंड के बाद, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने के बाद चेक करेंगे तो वर्क बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उसमें हमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी, शेड्यूल बहुत टाइट होगा, तो शायद हम उतनी अच्छी वेरिफिकेशन नहीं कर सकेंगे। इसलिए हम कुछ एरियाज पहले ईयर एंड से कर लेंगे, कुछ बाद में कर लेंगे, तो अल्टीमेटली इससे क्या होगा, ऑडिट रिसोर्सेज में हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। इससे क्या होगा कि आपका जो बर्डन है बिजी सीजन में वो खत्म हो जाएगा। क्यों हो सकता है, नॉर्मली ज़्यादातर कंपनी का ईयर एंड जो है वो सेम ही होता है, एक ही होता है, लाइक 30 जून ईयर एंड है। क्यों, पाकिस्तान में बजट जो है वो जून में बनता है, तो 30 जून को सारी कंपनी का ईयर एंड है, और सबका ही अगर आप उसी ईयर एंड पे काम करोगे तो सबका अगर फाइनल ऑडिट में काम करोगे तो बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, स्टाफ असाइन करना इशू हो जाएगा। इसलिए आप क्या करोगे, कुछ चीज़ें पहले से चेक कर ली होंगी, कुछ आप उस टाइम पे करोगे, इससे बर्डन जो है वो बिजी सीजन में डिवाइड हो जाएगा। इससे क्या होगा, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स हो जाएगी। मीन आपको ड्यूरिंग ऑडिट भी कुछ चीज़ें चल रही हैं क्लाइंट की कंपनी के अंदर, उनका नॉलेज मिल जाएगा, जिनको फिर आप बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनेगी ईयर एंड पे तो देख सकोगे वाकई ये चीज़ें वैसे वैसे रिफ्लेक्ट हो रही हैं, नहीं हो रही। लाइक इंटरम ऑडिट के करने के दौरान आपको पता चल गया, लाइक कंपनी को अपने सिस्टम जो है वो बेच रही है, ऑपरेशन बेच रही है, या कुछ नई चीज़ें बाय कर रही है, तो फिर आप बैलेंस शीट में देखोगे वो चीज़ें रिफ्लेक्ट हुई हैं, ये इनका इम्पैक्ट है या नहीं। कंपनी के अगेंस्ट कोई लॉ, कोई केस चल रहा है, ड्यूरिंग ऑडिट आपको पता चल गया कब, ईयर एंड से पहले, तो आप देखोगे ईयर एंड पे जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हुई हैं तो उसके अगेंस्ट अगर कोई प्रोविजन चाहिए थी तो वो कंपनी ने प्रोवाइड किया या नहीं किया। इससे क्या होगा, शेयर होल्डर ने अदर यूजर को ऑडिटेड अकाउंट्स जो है वो अर्ली मिल जाएंगे। मीन क्यों, अगर सारा काम आप ईयर एंड के बाद करोगे, सपोज आपको 6 माह चाहिए ऑडिट करने के लिए, तो फिर तो आप ईयर एंड के 6 माह बाद रिपोर्ट दोगे तो शेयर होल्डर को रिपोर्ट जल्दी नहीं मिलेगी। अगर आप कुछ काम ईयर एंड से पहले कर लोगे, कुछ बाद में करोगे, सपोज 3 माह आपने ईयर एंड से पहले कर लिया, 3 माह ईयर एंड के बाद किया, तो 3 माह में शेयर होल्डर को जो है वो ऑडिट रिपोर्ट मिलेगी, जिससे अदर यूजर को या शेयर होल्डर को अर्ली रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। इससे ऑडिट की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। ऑडिट की एफिशिएंसी मीन ऑडिट जल्दी करने में, मीन ईयर एंड के बाद जल्दी आपको ऑडिट रिपोर्ट देने में हेल्प मिलेगी। क्यों, नॉर्मली ईयर एंड के बाद कंपनी की एजीएम होती है जहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट हमने देना होती है, इसलिए ऑडिट की एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें क्या करना चाहिए, कुछ काम ईयर एंड से पहले करना चाहिए, कुछ ईयर एंड के बाद करना चाहिए। सो इंटरम ऑडिट, फाइनल ऑडिट में वर्क स्प्लिट अप करने का फायदे क्या हैं, इससे ऑडिट रिसोर्सेज फ्लेक्सिबली हम जो है वो एलोकेट कर सकते हैं। इससे बिजी सीजन में जो है वो डिमांड स्टाफ की रिड्यूस हो जाएगी। इससे सिग्निफिकेंट मैटर्स बिफोर ईयर एंड हमें हाईलाइट हो जाएंगे। इससे शेयर होल्डर को, अदर यूजर को रिपोर्ट अर्ली जो है वो मिल सकती है। इससे ऑडिट एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड टेस्ट हो सकता है कि क्यों वर्क को स्प्लिट किया गया है। अब हम बात करते हैं कि ऑडिट वर्क वो जो हम ईयर एंड से पहले परफॉर्म करते हैं उसे इंटरम ऑडिट बोलते हैं, और जो ईयर एंड के बाद परफॉर्म करते हैं उसे फाइनल ऑडिट बोलते हैं। तो इंटरम ऑडिट और फाइनल ऑडिट में होता क्या क्या, हम ये बताएं। ऑडिट प्लानिंग जो है वो ऑडिटर करता है कब, ऑडिट वर्क स्टार्ट करने से पहले। तो ऑडिट प्लानिंग वो इंटरम ऑडिट में करेगा या फाइनल ऑडिट में करेगा,
इंटरम ऑडिट में। क्या ख्याल है? क्योंकि पहला काम ही हमारा ऑडिट प्लानिंग करना है, और ऑडिट प्लानिंग अगर इंटरम ऑडिट में हो रही है तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो सारी इंटरम ऑडिट की होंगी। लाइक अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एनवायरनमेंट कहाँ पे होगी? इंटरम ऑडिट में। एनालिटिकल प्रोसीजर हम परफॉर्म करेंगे कहाँ पे? इंटरम ऑडिट में। कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का हम नॉलेज लेंगे कहाँ पे? इंटरम ऑडिट में। रिस्की एरियाज हाईलाइट करेंगे कहाँ पे? इंटरम ऑडिट में। क्या ख्याल है? तो अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी इंटरम ऑडिट का पार्ट है। इवैल्यूएट करना, रिकॉर्डिंग, डिजाइनिंग ऑफ टेस्टिंग करना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की इंटरम ऑडिट का पार्ट है। या कुछ सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी इंटरम ऑडिट में परफॉर्म किए जा सकते हैं टू इंश्योर बुक्स एंड रिकॉर्ड्स आर साउंड बेसिस फॉर परफॉर्मिंग द फाइनल ऑडिट। फाइनल ऑडिट में क्या होता है? मेनली जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर जो कि बैलेंस शीट आइटम पे परफॉर्म किए जाते हैं वो हम परफॉर्म करते हैं फाइनल ऑडिट में, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन चुकी होती हैं। क्यों सब्सटेंटिव टेस्टिंग का मतलब क्या है कि हमने इंश्योर करना है कि जो अकाउंट बैलेंस है कहाँ पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ये कंप्लीट, एक्यूरेट और वैलिड है या नहीं। और इसलिए अकाउंट बैलेंस जब बनेगा तो तभी उसे चेक किया जाएगा कि ये कंप्लीट, वैलिड या एक्यूरेट है या नहीं। तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर मेनली कहाँ पे? फाइनल ऑडिट में। टेस्ट ऑफ कंट्रोल मेनली कहाँ पे? इंटरम ऑडिट में। और प्लानिंग वाली जितनी बातें थी वो सारी कहाँ पे? इंटरम ऑडिट में। टेस्ट टू इंश्योर कंक्लूजन फॉर्म्ड एट इंटरम ऑडिट आर वैलिड। हाँ, इंटरम ऑडिट पे जो हमने एविडेंस लिए वो वाकई ही एविडेंस वो प्रॉपर वैलिड है या नहीं, उनको हम फाइनल ऑडिट में दोबारा से भी चेक करेंगे। मीन फाइनल ऑडिट पे क्या करेंगे? इंटरम ऑडिट कंक्लूजन वैलिड है या नहीं ये भी इंश्योर करेंगे। थर्ड पार्टी कंफर्मेशन लाइक डेटर कंफर्मेशन हमने करनी है, तो अल्टीमेटली ईयर एंड पे डेटर है तो उसकी कंफर्मेशन हम ईयर एंड के बाद ही करेंगे फाइनल ऑडिट में। लोन लीजेस पे लिखा हुआ है बैलेंस शीट में तो उसकी हम क्या कंफर्मेशन करेंगे? ईयर एंड के बाद ही करेंगे। कब? फाइनल ऑडिट में। एनालिटिकल रिव्यू हमने परफॉर्म करना है। कैसे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे पास बन गई हैं, क्या बनी है? सपोज करंट ईयर की 2020 की और प्रीवियस ईयर की 2019 की, तो ये कंपैरेटिव होती हैं, तो हम इनको कंपेयर करके देखते हैं कि अगर किसी फिगर में चेंज आ रहा है तो ये चेंज वाकई ठीक है या नहीं। तो अगर ठीक नहीं है तो हमने इसको फिर वेरीफाई करना है कि वाकई ये चेंज ठीक है या नहीं। तो ये भी कहाँ पे करेंगे? फाइनल ऑडिट में, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी। क्योंकि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे पास ये फिगर्स ही नहीं है तो फिर तो हम एनालिटिकल रिव्यू मीन कंपैरिजन ऑफ करंट ईयर डाटा विद प्रीवियस ईयर नहीं कर सकेंगे। सब्सीक्वेंट इवेंट रिव्यू। सब्सीक्वेंट इवेंट का मतलब क्या है कि ईयर एंड के बाद अगर कोई इवेंट अराइज हुए हैं, इसमें से हमने देखना है कुछ इवेंट्स एडजस्टिंग होते हैं, कुछ नॉन एडजस्टिंग होते हैं। एडजस्ट होना होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, नॉन एडजस्टिंग का डिस्क्लोजर आना होता है, तो वो भी हम कब देखेंगे? फाइनल ऑडिट में, मीन ईयर एंड के बाद। ड्यूरिंग ऑडिट कोई ऐसे एरिया से जहाँ से रिलेटेड हमें प्रॉपर एविडेंस नहीं मिले तो हम मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करते हैं। कब? ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से पहले, मीन फाइनल ऑडिट में। इंटरम ऑडिट में क्या चीज़ें हैं? अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी है। इंटरम ऑडिट में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की इवैल्यूएशन, रिकॉर्डिंग, डिजाइन और टेस्टिंग है, और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हैं। जबकि फाइनल ऑडिट में क्या है? सब्सटेंटिव टेस्ट है। टेस्ट टू इंश्योर कंक्लूजन obtained या formed in interim audit are valid. थर्ड पार्टी कंफर्मेशन लाइक डेटर कंफर्मेशन, ट्रेड रिसीवर्स की कंफर्मेशन या बैंक कंफर्मेशन, एनालिटिकल रिव्यू, सब्सीक्वेंट इवेंट रिव्यू, और साथ कुछ हमने स्पेसिफिकली जो है वो प्रोसीजर्स ऐसे हैं। ISA 330 कहता है कि आपने फाइनल ऑडिट में ही परफॉर्म करने हैं। क्या? एग्री करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के साथ, मीन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं या नहीं है। ऑब्वियसली जब बनेगी तभी चेक करेंगे। ईयर एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ एडजस्टमेंट डाली गई हैं तो उनको भी आपने वेरीफाई करना है। कब? ईयर एंड के बाद, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन के आ चुकी होंगी। और हमने क्या करना है? कुछ प्रोसीजर्स जो हैं वो परफॉर्म करने हैं टू रिस्पॉन्ड टू अ रिस्क दैट अ पीरियड एंड एंटिटी मे हैव एंटर्ड इनटू इम्प्रॉपर सेल कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शन मे नॉट हैव बीन फाइनलाइज्ड। मीन कुछ रिस्की ट्रांजैक्शंस होती हैं, लाइक कंपनी ने सेल लिखी हुई थी तो हम ईयर एंड के बाद देखेंगे कि इसके अगेंस्ट कोई रिसीवर आ गया है, तो इस मीन ये सेल ठीक थी, जेन्युइन थी, वरना क्या थी? फेक थी। क्या ख्याल है? क्योंकि उसके अगेंस्ट कैश नहीं आया तो फिर इसका मतलब क्या है? ये सेल फेक थी। इसलिए हमने कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं रिस्की ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, वो भी कब परफॉर्म करने हैं? फाइनल ऑडिट में। इंटरम ऑडिट एक्टिविटीज क्या है? अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी लेना, कंट्रोल सिस्टम को रिकॉर्ड, इवैल्यूएट देखना और डिजाइन करना टेस्ट ऑफ कंट्रोल, और सब्सटेंटिव टेस्टिंग परफॉर्म करना। नहीं, फाइनल ऑडिट में हम क्या करते हैं? सब्सटेंटिव टेस्टिंग करते हैं, मेनली बैलेंस शीट आइटम की। टेस्ट टू इंश्योर कंक्लूजन फॉर्म्ड इन इंटरम ऑडिट आर वैलिड, मीन इंटरम ऑडिट में जो हमने रिजल्ट निकाले हैं वो वैलिड हैं या नहीं है।
थर्ड पार्टी कंफर्मेशन लाइक डेटर कंफर्मेशन, बैंक कंफर्मेशन, क्या एसेट बैंक की भी कंफर्मेशन हमने करना होती है कि ईयर एंड पे वाकई इतना बैलेंस था या नहीं, कब, ईयर एंड के बाद ही चेक करेंगे वो। एनालिटिकल रिव्यू, सब्सिक्वेंट इवेंट रिव्यू, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना। नहीं पर ISA 330 फाइनल ऑडिट में क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, तो एग्री करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को टू अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। एडजस्टमेंट मेड ड्यूरिंग कोर्स ऑफ प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट ईयर एंड, उनको हमने एग्जामिन करना है। और रिस्की ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने के प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, लाइक सेल को चेक करना है कि कहीं फेक तो नहीं है। सो ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान के साथ, ऑडिट प्लानिंग के साथ हमने एक टॉपिक कवर कर लिया, एडिशनल कंसीडरेशन क्या है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट से रिलेटेड, और हमने डिफरेंशिएट कर लिया किसको, इंटरम ऑडिट और फाइनल ऑडिट को। इंटरम ऑडिट फाइनल ऑडिट में वर्क स्प्लिट अप करने के क्या फायदे हैं, इंटरम ऑडिट में क्या हम प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, और फाइनल ऑडिट में क्या हम प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। तो चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ, अभी तक हम नॉलेज बेस्ड, डाटा बेस्ड चीज़ें जो हैं वो कवर कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी प्रीवियस अटेम्प्ट ऑटम 19 में एग्जामिनर, स्प्रिंग 2020 में एग्जामिनर ने ये चैप्टर 27 मार्क्स के लिए टेस्ट किया है, 27 मार्क्स के लिए। उससे पीछे ऑटम 19 में भी उसने कोई 19 मार्क्स के लिए टेस्ट किया। मीन बड़ा फेवरेट चैप्टर बना हुआ है ये एग्जामिनर का। इस दफ़ा भी कोई 10 से 15 नंबर टेस्ट हो सकते हैं, इसलिए प्लीज़ चीज़ों को साथ साथ कवर करते जाना है। रटा बेस्ड क्वेश्चन जो हैं, छोटे छोटे पार्ट्स को लर्न करके हाथ से एक दफ़ा लिखते चले जाना है, क्यों ये हमें रिवीजन में हेल्प देंगे। लिखी हुई चीज़ें क्यों, जब पता चलेगा भूल गया तो अपना लिखा हुआ सामने लाने से फौरी माइंड में आ जाएगा, अच्छा ये बात थी। और कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन तो इसके अंदर से हमने कवर करने ही करने हैं टॉपिक वाइज, जो फुली हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कर देंगे। सो ऑडिट प्लानिंग का पर्पस हमने कवर कर लिया, स्ट्रैटेजी प्लान को डिफरेंशिएट कर लिया, स्ट्रैटेजी के अंदर स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन का मतलब क्या है, प्लान का पर्पस क्या है, स्ट्रैटेजी का पर्पस क्या है, और साथ हमने क्या कर लिया, एडिशनल कंसीडरेशन, इनिशियल एंगेजमेंट कवर कर ली। इंटरम ऑडिट क्या होता है, फाइनल ऑडिट क्या होता है, वर्क क्यों स्प्लिट अप करना है, उसके कुछ बेनिफिट्स थे, इंटरम ऑडिट में क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं, और फाइनल ऑडिट में क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ऑडिट प्लानिंग को ही आगे लेके चलेंगे। लाइक स्ट्रैटेजी के अंदर हमने देखा था कि 2-3 एरियाज हैं जिनकी हमें डिटेल देखनी है। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एनवायरनमेंट जो हम ऑलरेडी जो है वो कवर कर चुके हुए हैं। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड एनवायरनमेंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हुए हैं, जिसका मतलब क्या था, नॉलेज लेना किसका, इंडस्ट्री, रेगुलेशन, एक्सटर्नल फैक्टर्स का, नेचर ऑफ कंपनी का नॉलेज लेना, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या अप्लाई करती है मैनेजमेंट, उसका नॉलेज लेना, कंपनी के ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, रिलेटेड बिजनेस रिस्क का नॉलेज लेना, या मैनेजमेंट कैसे अपनी परफॉर्मेंस मेजर करती है, तो ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हुए हैं। बाकी हमें एनालिटिकल प्रोसीजर डिटेल में देखना है, रिस्क असेसमेंट हमें डिटेल में देखना है, और हमें ऑडिट प्लान के अंदर एक चीज़ थी मटीरियलिटी, वो हमें डिटेल में देखना है। तो होपफुली नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम उनको कवर करेंगे। स्ट्रैटेजी के अंदर से हमने ये कवर कर लिया, एनालिटिकल प्रोसीजर्स हमें कवर करना है, रिस्क असेसमेंट हमने कवर करना है, और प्लान में से हमें मटीरियलिटी कवर करना है। मीन ये कुछ एरियाज हैं जिनकी हमें अभी डिटेल में जाना है। सो फुली एक लेक्चर में हम ये कवर करेंगे, एक लेक्चर में रिस्क एनालिसिस करेंगे, एक लेक्चर में एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, और फिर इनके ऊपर हम साथ साथ ही क्या करेंगे, क्वेश्चंस भी करते चले जाएंगे। इन हमारे आने वाले 1-2 वीक जो हैं वो इस चैप्टर को कवर करेंगे, क्यों, बहुत लेंथी बड़ा चैप्टर है, और अल्टीमेटली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट लेक्चर।